साथियों, आप देख रहे हैं बहुजन पैगाम। मैं RS गौतम, एडवोकेट फ्रॉम दिल्ली। बहुजन पैगाम के माध्यम से कल आप लोगों ने एक वीडियो देखी, अप्रिशिएट किया, और जिन लोगों ने अपने व्यूज़ दिए उनको आपने सैल्यूट भी किया। इसके लिए जितने लोग पूरे देश भर से बहुजन पैगाम को देखते हैं, हम तहे दिल से उनका शुक्रिया करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो इसी तरह से बहुजन पैगाम को देखें और पूरे देश में सबको तो देखने के लिए प्रेरित करें और फैलाएं। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। साथियों, बहुजन पैगाम के माध्यम से जो व्यूज़, जो इन्फॉर्मेशंस पूरे देश में प्रसारित की जाती हैं वो सच्ची घटनाओं पर आधारित होती हैं, उनमें किसी तरह का कोई फेक न्यूज़ नहीं होता। कल की वीडियो में आपने देखा कि जो मौजूदा हालात में 2024 का पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो रहा है, उसके बारे में चंद्रकांत सहारकर साहब, जो कि महाराष्ट्र से आए हुए हैं, पूना से मुख्य रूप से, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए थे और ये कहा था कि ये फ्रॉड है, धोखा है और लोकतंत्र की हत्या करने वाला इलेक्शन है जो EVM से हो रहा है। इस संबंध में उन्होंने काफ़ी सीमा तक क्लैरिफाई भी किया था। इस संबंध में आज कई लोग हमारे साथ बहुजन पैगाम पर और जुड़े हुए हैं, उनकी भी राय लेने की कोशिश करूंगा। साथियों, इस संबंध में हमारे बीच में श्री वीर सिंह, जो कि आज़ाद समाज पार्टी के नेता हैं, यहाँ मौजूद हैं और मैं उनसे राय लेना चाहूँगा कि आप बतलाएं कि जो 2024 का इलेक्शन हो रहा है ये फ्रॉड है, धोखा है या लोकतंत्र के खिलाफ EVM के माध्यम से खिलवाड़ है। प्लीज वीर सिंह जी, आज़ाद समाज पार्टी से। सर, सबसे पहले तो आपको जय भीम, जय भारत, जय संविधान। ये आपका अच्छा प्रयास है। मेरा अपना व्यक्तिगत राय ये है कि ये इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन का नाटक हो रहा है। टोटली इंडिया की टोटली कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडी हैं वो सारी की सारी RSS के द्वारा हाईजैक्ड हो चुकी हैं और जो ना इस देश को गुलामी की तरफ ले जाया जा रहा है। ये मेरा पर्सनल व्यू है। लोग कितने सहमत हों, असहमत हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई यही है। सिंह साहब, आपने फरमाया कि वास्तव में जो कल सहारकर साहब ने कहा था वो सच है कि ये इलेक्शन नहीं है बल्कि फ्रॉड है, देश के लोगों के साथ धोखा है और लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ की जा रही है। इस संबंध में क्योंकि सहारकर साहब आज भी आए हुए हैं, मैं उनकी भी राय लेना चाहूँगा। उनके व्यूज क्या हैं, क्या वो अपनी बात पर कन्फर्म हैं या उसमें और कोई जोड़ना घटाना चाहते हैं? श्री सहारकर साहब। देखिए, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल तो मैंने क्लियर कर दिया कि ये फ्रॉड है, लेकिन हम लोग अभी हमारी नेक्स्ट जनरेशन का भी सोचना ये हमारा ड्यूटी बनता है। हर एक इंसान जो है वो अपने नेक्स्ट जनरेशन की फ्यूचर के लिए जीता है। आज देखिए कि आज ये इतनी हालत ख़राब हो गई है कि सबसे पहले मैं जो हमारे एग्जाम्पल है वो लेना चाहता हूँ। देखिए, कोरोना काल इसमें उस टाइम में खेती का बिल लाया। देखिए भाई साहब, 14 महीने रहे, हमारे 800 लोग मर गए। उसके बाद में वो बिल वापस ले लिया। अभी वो बिल वापस लेने के बाद में वो कानून जब पास हो जाएगा, आप सोचिए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि 80 करोड़ लोग 5 किलो से जीते। अगर ये बिल पास होगा तो विदर्भ का 40 का संतरा और हिमाचल का 40 का एप्पल, ये 200 रुपये किलो, 250 रुपये खाते। आज सोचिए, वो 80 करोड़ तो मर जाएंगे बेचारे, भूखे आए वैसे वो मर जाएंगे। उसके बाद में देखे इन लोगों ने नेशनल बैंक में 90% पैसा हमारा है बैकवर्ड क्लास का। कोई 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 15,000 करोड़। हमारे देश में कोई पॉलिटिकल नहीं है, यानी कोई गवर्नमेंट नहीं चला रहा है और सुप्रीम कोर्ट के जज लोग भी देखे, किसी के मुंह से आवाज़ तक नहीं निकलती। उसके बाद में एजुकेशन पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया इन लोगों ने। आत्मनिर्भर। प्लीज साहब, मेन जो मुद्दा है इलेक्शन का, वो फ्रॉड है, धोखा है, लोकतंत्र से खिलवाड़ है, इस पर आप क्या फोकस करना चाहेंगे? प्लीज। देखिए, इलेक्शन देश के लोगों को, हाँ, ये इलेक्शन जो है ये टोटली फ्रॉड है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन हुआ है उस बेसिस पे मैं बोलना चाहता हूँ। अभी 18 का जो डिस्कशन हुआ है वो डिस्कशन में हमारे जज साहब, खन्ना साहब और दत्ता साहब पूछते हैं इलेक्शन कमिश्नर को कि 100% वीवीपैट की पर्ची जो होती है वो लोगों के हाथ में देके वो फिर बक्से में डालेंगे, ये कर सकते हैं क्या? तो देखिए, हमारे इलेक्शन साहब कहते हैं
कि नहीं साहब, जिसका जो 10-15 दिन के बाद में जैसा बैंक का उसका इंक निकल जाता है, इसलिए हम 100% नहीं कर सकते। उसके बाद में देखिए भाई साहब कि जो 18 लाख कुछ मशीन गायब है, वो ईडी इसका भी ये था केस, उसके बारे में किसी के मुंह से आवाज़ नहीं निकला। और उसके बाद में देखिए कि 24 तारीख को फिर से डिस्कशन हुआ है और हमारे जज साहब बोलते हैं कि किसी को इसके ऊपर डाउट नहीं होना चाहिए, जो हो रहा है सही हो रहा है। तो अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो ईवीएम मशीन है उसमें फॉर्म 17 के हिसाब से जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, वो 17C फॉर्म का भी उल्लंघन हो रहा है। मैं वो अभी फिर से एक बार बताना चाहता हूँ। देखिए, वोटर लिस्ट पहले 2 महीना पहले देते थे, आती थी, उसमें हम चेक करते थे हमारा नाम है क्या, कोई ऐड करता था और किसी का नाम अगर रहे, ज़्यादा रहे, जो मरे हुए उनका डिलीट करते थे। लेकिन देखिए आज हम जो इलेक्शन करता, मैं खुद इलेक्शन कर रहा हूँ, किया हूँ, उसमें हमने देखा है कि वो जो कॉमन लिस्ट वो पब्लिश करते हैं लोकसभा वाइज, और उसमें ये करने के बाद में जब मैं गेट पे गया, वोटिंग के लिए गया, तो उनको पूछा मैंने कि भाई साहब ये वोटर मशीन, वीवीपैट और कंट्रोल यूनिट और बक्से का नंबर देते हो क्या? बोलता है नहीं, हमें ऑर्डर मिला है। पोलिंग ऑफिसर बोलता है ऑर्डर मिला है, हम सिर्फ वोटिंग लेना है। तो आज मैं आपको पूछना चाहता हूँ ना, फॉर्म 17C ये उन एजेंट का, और कल सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन हुआ है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एजेंट की है, एजेंट की थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये तो जो कमिश्नर इलेक्शन उसकी ड्यूटी होती है ना, ये उसका फॉर्म C के हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, ना उसको सील कर रहे हैं। ये कुछ नहीं, सिर्फ वोटिंग डालो, अब निकल जाओ। और उसके बाद में प्राचा साहब ने भी प्रूव किया है, और पुणे के अंदर में जो देखो शरद पवार की लड़के सुरवे है, उन्होंने भी ऑब्जेक्शन लिया है। उसके बाद में देखिए ये लोग, इनके पास 5 टाइम्स मशीन है, 40 लाख मशीन है, 18 लाख वो है, और ये लोग स्ट्रांग रूम में लेके इसमें प्रोग्रामिंग करते हैं। इनके 4 डायरेक्टर है। उसके बाद में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन में परसेंटेज के हिसाब से प्रोग्रामिंग करते हैं। प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं वो भी बताना चाहता हूँ। देखिए, A का प्रोग्रामिंग 38%, B का प्रोग्रामिंग 36%, और उसके बाद में C का प्रोग्रामिंग उसमें रहेगा 18%। टोटल हो गया कितना? 73, और यानी 74 हो गया, और 18 यानी नियर अबाउट 92%, और 8% इसको। अभी ये इनका चला कि देखिए, इनको इनके स्लीपर सेल कांग्रेस में है, इनके स्लीपर सेल आम पार्टी में, इतने स्लीपर सेल राजद में है, बीएसपी में है, राष्ट्रवादी में है, शिवसेना में। ये क्या करेंगे? इनके जो फेवर के लोग हैं, क्योंकि हमारे देश में 52 में जब SC ST OBC के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो क्या हो गया, इनका लोग आ रहे हैं, ये हमारे ST से लोग हैं, इनके तीनों जनरेशन हो गई है, तो इनको आदत हो गई खून चूसने की, तो इन्होंने बराबर उनको टारगेट किया है। और ये इसी तरह से ये इनके 400 सीट चुन के आने वाले हैं, और बाकी 150, लेकिन वो भी स्लीपर से लाएंगे इनके, और इस तरह से पूरा फ्रॉड करके ये संविधान को ख़त्म करेंगे, और ये डिक्टेटरशिप करना चाहते हैं। लेकिन मैं इनको चैलेंज करना चाहता हूँ, आपका ख्वाब भूल जाओ, हम लोग 90% है, अभी हम आपका अन्याय सहन नहीं करेंगे। उसके लिए कुर्बानी भी देनी पड़ी, हम 10-15 लोग कुर्बान देंगे, लेकिन संविधान को बचाएंगे। अभी भी वक्त है। RSS वालों, माफ़ी मांगो, आइए, ये सोने की चिड़िया है, सब मिलकर सोने की चिड़िया। थैंक यू वेरी मच सारकर साहब। आपने एक क्वेश्चन रेज किया, सही बात भी कही कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने जो EVM पर सुनवाई की, जस्टिस मिस्टर दत्ता, जस्टिस मिस्टर खन्ना, ठीक है, लेकिन उससे बैक में आप जाएंगे, यही सुनवाई उससे पहले ऑनरेबल जस्टिस BR गवई कर रहे थे, ऑनरेबल जस्टिस मेहता कर रहे थे। वो बेंच क्यों बदली गई, किसने बदली? मैं रूट पे आइए, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, सम्मान करता हूँ, सभी लोग, पूरे देश के लोग सम्मान करते हैं मौजूदा CJI साहब का, TY चंद्रचूड़ साहब का। ये फैसला उनका था, उन्होंने वो बेंच क्यों बदल दी जो EVM की सुनवाई कर रही थी। मैं जानता हूँ पूरे देश ने देखा। इसका जवाब लर्नेड एडवोकेट इस समय हमारे बीच में है, कमलजीत सिंह रनौट आए हुए हैं, उनसे हम पूछेंगे। लेकिन यदि वो बेंच नहीं बदली जाती तो जस्टिस BR गवई ने साफ कह दिया था इलेक्शन कमीशन से कि भाई 100% BB मशीन से जो पर्ची निकलती है वो पर्ची मिलान होनी चाहिए। यदि नहीं मिलान होनी चाहिए तो वो वोट जो है फर्जी माना जाएगा। उसको देखते हुए उसके बाद CJI साहब ने वो बेंच बदल दी, और उस बेंच में 2 जज आ गए,
जस्टिस खन्ना एंड जस्टिस दत्ता, ठीक है। उन्होंने सुनवाई की और उन्होंने 18 तारीख को ही डिक्लेयर कर दिया इसमें कोई कमी नहीं है, सब ठीक है, सब ठीक है। यानी जो इलेक्शन कमीशन चाहता था वही ऑर्डर उन्होंने पास कर दिया। और इलेक्शन कमीशन क्या चाहता था, जो बीजेपी और मिस्टर मोदी चाहते थे कि ऐसा होना चाहिए, वैसा ही ऑर्डर पास हो गया। इस संबंध में मैं कमलजीत रनौत एडवोकेट साहब से जानना चाहूँगा कि इस संबंध में जो बेंच बदली गई है माननीय सीजीआई साहब की तरफ से, तो ये बेंच क्यों बदली गई, और वही बेंच यदि होती तो वीवीपैट से जो पर्चियाँ निकलती हैं उनका 100% मिलान होता, लोगों को सेटिस्फेक्शन होता। इलेक्शन कमीशन की ऐसी जिद क्या है कि वो ईवीएम से ही वोट करवाएगा और पर्टिकुलर पार्टी को जितवाएगा। इस संबंध में मैं वकील साहब से प्लीज़ रणजीत सिंह रनौत। कमलजीत सिंह रनौत, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। जो विषय आया है कि आज का इलेक्शन फ्रॉड है या फेयर नहीं है, मैं इसके बारे में अपने विचार रखना चाहता हूँ, रख रहा हूँ। बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को मौका दिया, क्योंकि आज के माहौल में जब से बीजेपी की सरकार आई है पिछले 10 साल से, तो ये जो इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी है ये कम हुई है। बहुत सारे देश में प्रदर्शन हुए हैं, बहुत सारे देश में प्रोटेस्ट हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए हैं। इवन आज इलेक्शन भी चल रहा तभी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि इसके विश्वास को बनाए रखने के लिए जुडिशरी का, हमारे आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा रोल है। अगर वो विश्वास नहीं बना पाते या लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता तो मैं तो कहूँगा जुडिशरी इसके लिए जिम्मेवार है। तो दूसरा इशू ये है इसमें, जैसे कि हमने तो सुप्रीम कोर्ट के रेफरेंस से लेते हैं, आदरणीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब ने ये कहा था कि जो इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट है वो फेयर नहीं है। सब लोगों ने सवाल किया कि फेयर होनी चाहिए, लेकिन चंद्रचूड़ साहब के सामने ही हमारे जो जुडिशरी, हमारे संविधान में जो उसका रोल है जुडिशरी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर वो चाहे हर चीज़ फेयर हो सकती है, लोगों का विश्वास जीता जा सकता है। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य है कि आज के समय में जब से बीजेपी सरकार आई है, लोगों का डेमोक्रेसी में या इलेक्शन प्रोसेस में या सरकार में विश्वास नहीं रहा। इसके बावजूद चुन चुन के आ रही है। आदरणीय चंद्रचूड़ साहब ने ये कहा था कि इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट होगा, उसमें 3 आदमी की कमेटी होगी, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, एक अपोजिशन का लीडर होगा और एक प्रधानमंत्री साहब होंगे। तो बताइए, इसमें तो कोई गलत था नहीं। और ये 3 कमेटी जिस भी आदमी को चुन देती वो इलेक्शन कराता, तो लोगों का एक विश्वास बन जाता कि जो इलेक्शन कमीशन है वो फेयर चुना गया है, वो सबको न्याय देगा। लेकिन उसी दिन, उसके कुछ दिन बाद ही सरकार ने, तो मैं तो बेईमान सरकार को कहूँगा कि इस सरकार ने उसको सारा ही बदल दिया। इवन कानून भी पास कर दिया कि जो जस्टिस चंद्रचूड़ साहब का सुझाव है वो हमें मान्य नहीं है। ये बहुत बड़ा धक्का है लोकतंत्र में और बहुत बड़ा धक्का है एक इलेक्शन प्रोसेस में। और उन्होंने ये कहा केवल एक प्रधानमंत्री होगा और एक मिनिस्टर होगा गवर्नमेंट का, एक अपोजिशन का लीडर होगा, ये 3 आदमी की कमेटी होगी और ये इलेक्शन कमीशन का चुनाव कर लेगी। और इन्होंने ये 3 आदमियों की कमेटी बनाई, उसमें भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ। जो अपोजिशन का मेंबर है उसने ये कहा मेरे को तो प्रॉपर वे में नाम ही नहीं बताया कि किस किस का नाम हम चुन रहे हैं, मेरे को तो वो नाम रेफर कर दिया गया जो इन्होंने फाइनल करना था। तो पहला फ्रॉड तो यहाँ ही हो गया। बिल्कुल। और हमारे देश में जो जुडिशरी इतनी मजबूत है वो भी देख रही है, सिर्फ मोटो लेने का उसको अधिकार है, उसको कॉल कर सकती थी, लोगों ने रिट भी डाली, लेकिन उसका भी फैसला नहीं आया। और ये सच है, कानून के बारे में डिसीजन नॉट ओनली टू बी डन, इट अपीयर टू बी डन। राइट। केवल फैसला करने के लिए नहीं है, लोगों को दिखाई भी देना चाहिए। लेकिन आज दुर्भाग्य है, आज इलेक्शन का माहौल चल रहा, लोगों को विश्वास नहीं रहा। रनौत साहब, वन मोर क्वेश्चन। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का मामला उठाया, सारी रिपोर्ट मंगा ली, कम से कम 16,000 करोड़ रुपए जो उसके इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से गए बीजेपी को गए। आपने चोर भी पकड़ लिया, चोरी भी पकड़ ली, तो फिर पनिशमेंट क्यों नहीं दिया गया? सुप्रीम कोर्ट के पास डाटा भी आ गए कि किसने किसने पैसा दिया, आम आदमी पार्टी कितना दिया, कांग्रेस को कितना दिया, आधे को, बीजेपी को कितना दिया। ठीक है, वो पैसा कहाँ चला गया वो सुप्रीम कोर्ट की नोटिस में आ गया, बैंक ने लिख करके दे दिया।
तो इसका मतलब चोर भी पकड़ा गया, चोरी भी पकड़ी गई, पनिशमेंट एक्शन कुछ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट इज साइलेंट भाई। तो रनौत साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट साइलेंट क्यों है? जब पैसा भी पकड़ा गया कि इतना पैसा आया, ये पैसा कहाँ क्यों दिया गया भाई? जिसने पैसा नहीं दिया उस पर ईडी लगा दी, सीबीआई लगा दी, उससे करोड़ों रुपए ले लिए। तो वो पैसा गलत तरीके से आया और गलत तरीके से यूज किया गया। चुनाव में यूज किया गया तो चुनाव रद्द होना चाहिए था। इसके अलावा अन्य कई जगह यूज किया गया तो मिसयूज हुआ। तो देश की संपत्ति थी, देश का पैसा था, वो किसी को मिसयूज करने का राइट नहीं था। तो इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? रनौत साहब प्लीज। मेरा इस बारे में ये है कि मैं दोबारा इस बात को कह रहा हूँ कि जब से ये राजनीति बीजेपी के हाथ में आई है, इसमें फ्रॉड चरम सीमा पे पहुंच गया। और ये मैं फिर कहा है कि आदरणीय सुप्रीम कोर्ट से, आदरणीय जुडिशियल सिस्टम से लोगों को एक उम्मीद है कि लोकतंत्र बचा रहेगा और इनको इस बारे में फैसला लेना चाहिए। जब ये अभी भी हमें विश्वास है, मैं मांग भी करता हूँ सुप्रीम कोर्ट से कि इसका पूरा कमीशन बैठा दिया जाए, क्योंकि ये जो पॉलिटिकल पार्टी चंदा पर्टिकुलरली बीजेपी ले रही है या सारी पार्टियां ले रही है, उसका बकायदा ऑडिट हो जाना चाहिए और कमीशन बैठाए कि वेदर ये ठीक है या गलत है। इससे भी बड़ा फ्रॉड एक हुआ है राजनीति में और खासकर बीजेपी के टाइम में, जब राइट टू इन्फॉर्मेशन दिया गया कि राइट टू इन्फॉर्मेशन के सरकार में कौन सा काम हो रहा है, कौन सा नहीं है, हर सिटीजन को उसका इन्फॉर्मेशन लेने का राइट है। लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टियों को जो चंदा आता है, इसको पब्लिकली पब्लिश क्यों नहीं करते? ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। मैं आदरणीय फिर सुप्रीम कोर्ट से कहूंगा कि इसमें उसको स्यू मोटो लेना चाहिए और इनके चंदे का हिसाब लेना चाहिए। मैं एक और जहां पे आज मेंशन करता हूं, ये सारे लोग जानते हैं, उसका ध्यान नहीं उधर जा रहा। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां, उनके जो ऑफिस इन्होंने खासकर बीजेपी ने बनाए, हर जिले लेवल पे बनाए हैं, हर स्टेट लेवल पे, तो 5 स्टार होटल से कम नहीं है। आप क्या कोई भी चीज बता सकते हैं? मैं प्रधानमंत्री को बता दें कि ये पैसा आ कहां से रहा है, किसने इसको डोनेट किया है, किस एमपी ने डोनेट किया है। ये पैसा जब ये पैसा जो है ये ब्लैक मनी आ रहा है, जब ब्लैक मनी आ रहा है तो इकोनॉमी पे फर्क पड़ रहा हो, गरीब लोगों पे फर्क पड़ रहा, इसलिए देश में गरीबी बढ़ती है। रनौत साहब, वन क्वेश्चन मोर, आपने अच्छा जिक्र कर दिया। एक क्वेश्चन मेरे समझ में आ रहा है। आप जानते, हम भी जानते, पूरा देश जानता है कि पहले जब इंडिया स्वतंत्र हुआ 47 में, तब से लेकर के हमारे देश में एक चला रहा है पीएम रिलीफ फंड। चला रहा कि नहीं? पीएम रिलीफ फंड प्रधानमंत्री कोष होता है, जहाँ कोई आपत्ति वगैरह बरसात हो जाए या कोई तबाही आ जाए, उसके लिए नरेंद्र मोदी को उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट पीएम केयर फंड बनाने की क्या ज़रूरत थी और उसमें कितना पैसा आया और वो पैसा कहाँ यूज किया गया, और ये सुप्रीम कोर्ट की नोटिस में भी है। इस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया भाई। क्यों नहीं किया? क्यों नहीं लिया गया? किसी हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में जांच क्यों नहीं कराई कि स्पेशली तौर पर पीएम केयर फंड क्यों बनाया गया दोबारा से, जब पीएम रिलीफ फंड हमारा पहले से चला रहा था? तो इसमें जितना पैसा अरबों खरबों आया वो कहाँ चला गया? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो आदरणीय गौतम साहब, ये बात आपने बिल्कुल सही उठाई है कि प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड हमारे देश का एक फंड है जिसमें जनता जो है डोनेट करती थी और उसका बकायदा ऑडिट होता था, और वो फंड किसी पर्टिकुलर प्राइम मिनिस्टर का नहीं होता था, वो होता है, वो देश का फंड है। और देश का फंड है, जो भी अगला प्राइम मिनिस्टर आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, वो उसके कंट्रोल में रहेगा और देश के वेलफेयर में कहीं आपदा आ रही है, कुछ आ रही है, वहाँ खर्च होता था। तो ये तो हमारा ऑलरेडी चल रहा था और उसका बकायदा अकाउंट है। और दूसरा जो प्राइम मिनिस्टर केयर फंड जो आया है, जहां तक इसकी आज तक इंफॉर्मेशन आई है, इसकी मैं 2 बातें कहूंगा कि पहले ये है क्या है। ये प्राइवेट दुकान ऑफ बीजेपी, ये बात इन्होंने साफ कर दी है, प्राइम मिनिस्टर के माध्यम से साफ कर दी है कि ये वो प्राइम मिनिस्टर फंड नहीं है, ये हमारा अपना फंड है। उसमें इन्हीं के पार्टी के ट्रस्टी हैं, इन्हीं के पार्टी के चेयरमैन हैं। और दूसरा सबसे बड़ी सरप्राइज बात है, ये भी दिक्कत है कि वो फंड कहाँ से आया। ये जो मंत्री हैं, चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर है, चाहे होम मिनिस्टर है, उनके फंड जो है, जहाँ वो इंडस्ट्रियल मिनिस्टर है, जहां जहां से उसका प्रभाव है, उसने उस पर प्रभाव डाल के उन एम्प्लॉय कर्मचारियों से, बिजनेसमैन से जबरदस्ती ये पैसा इसमें ले आए हैं। ये देश के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड है। और उसके बाद अगर ये मान लो सरकार चले जाती है तो वो फंड भी इनके साथ चले जाएगा। और मेरे को ये एक बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया
और सुप्रीम कोर्ट में भी ये इंफॉर्मेशन जो हमारे को आई है, यही सुप्रीम कोर्ट में भी इंफॉर्मेशन निकल के आई। सुप्रीम कोर्ट इसका भी हल करने में फेल हो गया। कोई भी प्राइम मिनिस्टर प्राइवेट दुकान नहीं खोल सकता सरकारी पैसे से। राइट रनौत साहब, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन आंसर दिया और लोगों को, पूरे देश को बताया कि गौतम साहब, एक मिनट कि जब प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड पहले चला आ रहा था तो इसको बनाने की ज़रूरत क्या थी। इसी से रिलेटेड एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दिमाग में आ रहा है, आप लोगों से जानना चाहूँगा। देखिए, मिस्टर आजम खान जेल में है, पूरा परिवार जेल में है। क्यों? क्योंकि डेट ऑफ बर्थ का मामला था वो गलत पाया गया। मोदी जी के खिलाफ कंप्लेंट है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ उनकी भी सही नहीं है। उन्होंने बनारस में अभी पर्चा दाखिल कर दिया और वहाँ पर्चे में जो भी लिखा वो गलत ही लिखा होगा। लोगों ने क्वेश्चन रेज किया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई पहले हाई कोर्ट में जाओ, वहाँ पिटीशन दायर करो, तब मेरे पास आओ, वहाँ डिसाइड ना हो तब तक तो सब खेल खत्म हो जाएगा, चुनाव हो जाएंगे और मोदी चुनाव जी क्या नाम लड़ सकेंगे उससे। तो डेट ऑफ बर्थ का मामला जो कानून है अंडर आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इक्वल जस्टिस फॉर ऑल, तो जो जस्टिस आजम खां को है भाई मोदी को भी होनी चाहिए। तो उनका पहले ये जानकारी आनी चाहिए थी कि इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। अब डेट ऑफ बर्थ कुछ भी हो, इलेक्शन तो वो लड़ ही रहे हैं वहाँ पर, तो उसका यूज़ क्या होगा। इस संबंध में आप लोग, सारकर साहब, क्या कहना चाहेंगे? देखिए साहब, मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो 4 स्तंभ है हमारे, उसमें से देखिए कारपोरेट सेक्टर 5% के पास 95% और सुप्रीम कोर्ट में 100% ये आरएसएस के विचार के लोग बैठे हुए हैं। मैं इनको आज ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि स्वातंत्र, समता, बंधुत्व और न्याय ये हमारा संविधान है। आप जब जज बनते हो उस टाइम में उसके ऊपर हाथ रखते हो और कसम खाते हो कि जनता, भारत की, देश की जनता को हम लोग न्याय देंगे। अभी मैं पूछना चाहता हूँ कि ये पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट जो है ये जो मनुस्मृति के हिसाब से चल रहा है और इन लोगों की वजह से हमारा देश गुलाम हो रहा है, क्योंकि इनका इतना कॉन्फिडेंस हो गया है कि हम लोग अभी 400 सीट के ऊपर और सब ईवीएम के माध्यम से ये हमें गुलाम बनाना चाहते हैं। लेकिन मैं इनको चैलेंज करना चाहता हूँ, ये देश बलिदान देने वाली कौम है, ख्याल में रखना है। और उसका एक एग्जाम्पल मैं भीमा कोरेगांव का आज भी मेंशन करना चाहता हूँ। आपका ख्वाब कभी नहीं पूरा होने देंगे। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, अकेला मैं आता हूँ सुप्रीम कोर्ट सामने, मुझे फांसी दीजिए और 1 घंटा रिले कीजिए मेरा। अगर मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ और उसके बाद में मेरी बहन मुर्मू जी, आप भी आदिवासी, मैं भी हूँ, आप ऑर्डर दीजिए फांसी का। ये सब लोग, ये जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति के हिसाब से वर्ण व्यवस्था बना के उस हिसाब से ये देश को चलाना चाहते हैं। लेकिन खबरदार लोगों, मेरी बेटियों और मेरी बहनों, अभी आपके ऊपर कोई अन्याय नहीं होगा। इनको आदत हो गई है हमारा खून चूस के हमारी माँ बहन की ये भोग करना, यही आदत ये पॉलिटिकल लोगों को हो गई है, क्योंकि इन्होंने हराम का पैसा है 1952 से। ठीक है सारकर साहब, प्लीज मैं एक हाँ, बस, चलो हाँ, वीर सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं। ये जो है ना, अब की बार 400 पार इतनी हिम्मत कहाँ से आती है? इसी से साफ जाहिर होता है कि फ्रॉड है। दूसरी बात, ये 2 विचारों की लड़ाई आज से नहीं है, ये 26 जनवरी 1950 से ही शुरू हो गई थी। इन लोगों ने, आरएसएस ने कभी संविधान में इनका विश्वास रहा ही नहीं। ये लड़ाई है मनुस्मृति वर्सेस संविधान। और ये जो है पहली दफ़ा इलेक्शन में मुद्दा संविधान बना, आज से पहले संविधान मुद्दा नहीं बना था। ये मंडल वर्सेस कमंडल की लड़ाई है। जैसे ही मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई उसके बाद से जो है ना, इन्होंने अपने तरह तरह के षड्यंत्र रचे हैं और इस देश को गुलाम बनाने के लिए चारों तरफ से घेरा डाल लिया आरएसएस ने। 3% लोगों ने पूरे देश के ऊपर कब्जा किया हुआ है। ये बिल्कुल चैलेंज के साथ करते हैं, सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं। ठीक है सिंह साहब, आपने बहुत अच्छा कमेंट किया और लोगों को जागरूक किया। बस एक चीज़ जो सारकर साहब ने कही अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के बारे में कि वहाँ पर सब आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं, उसमें थोड़ा सुधार करना चाहूँगा, क्योंकि इस चीज़ को हम मीडिया के माध्यम से देश में नहीं पहुँचा सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हमारा पूरा देश सम्मान करता है। सारकर साहब भी करते हैं, हम भी करते हैं, वकील भी करते हैं, करंट भी करते हैं, सभी करते हैं। जो कुछ कमियां हैं उन कमियों को हमें गिनाना है, न कि किसी जज विशेष पर कोई कमेंट इस तरह का करना है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट हमारे देश का सिरमौर है। सुप्रीम कोर्ट को संविधान ने इनहेरेंट पावर दी है
सुप्रीम कोर्ट संविधान का रक्षक है, सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र का रक्षक है, इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए लोगों के दिमाग में और लोगों के जो इस समय जो हो रहा है उसको देखते हुए विचार आ रहे हैं, बहुत गंभीर हैं, सच हैं, वो निकल के बाहर आ रहे हैं। इसलिए लोग क्रोध में आकर, गुस्से में आकर के सच्चाई बयान दूसरे शब्दों में कर देते हैं। तो इस संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट से मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा कि इन बातों पर ध्यान दिया जाए। पीएम केयर फंड ऑडिट होना चाहिए, पैसा कहाँ चला गया जो नरेंद्र मोदी ने बनाया और उसके बारे में रजिस्ट्रेशन लगा दिया, इसकी जानकारी किसी को नहीं दी जाएगी। आरटीआई कोई डालेगा, कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। तो व्हाट इज दिस, ये फ्रॉड तो है ही पूरा का पूरा। तो साथियों, आज के संबंध में काफ़ी बात हुई और काफ़ी मुद्दों पर बात हुई। मैं समझता हूँ कि आप सारे के सारे देशवादी जो इसमें सर एक लाइन और जोड़ना हाँ, बोलिए बोलिए। प्लीज जो ना, मैं माफ़ी की बात करना चाहता हूँ। आरएसएस ने पूरे भारत में अपने बड़े बड़े हेडक्वार्टर बना लिए हैं। नमूना देखना है तो झंडे वाला मंदिर के साथ जो उनका पहले टीन में था, राइट आरएसएस का जो उनका ऑफिस था, वो शायद आज 18 या 20 मंजिल का बन गया है। उसको जाके एक बार देखें, ये सबूत है। बिल्कुल आप सही कहते हैं। पूरे देश भर से इन्फॉर्मेशन आ रही है कि आरएसएस ने अपने हेडक्वार्टर बनवाए हैं। इसी तरह से अयोध्या में देखो, राम मंदिर नहीं है, बल्कि जो नागपुर में आरएसएस का अड्डा एक था साउथ में, वो नॉर्थ इंडिया में इन्होंने अयोध्या में आरएसएस का एक अड्डा, एक सेंटर बना दिया है ऑन द नेम ऑफ राम मंदिर। वहाँ राम मंदिर के नाम पर पैसा तो इन्होंने लिया, काम किया अपने एजेंडे पर। ठीक है भाई, कौन राम है, किसको फ़ायदा हो रही है? कोई बीमार आदमी पहुँच जाए तो राम इलाज कर देगा, है? किसी को भूखा आदमी पहुँच जाए वहाँ रोटी मिल जाएगी? कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए इन्होंने पैसा लिया धर्म के नाम पर, अपने भगवानों के नाम पर, और उसको यूज किया अपने ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए। लेकिन सर प्लीज जो ना, मैं एक सिर्फ 4 तारीखों पे और आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं पूरे भारत से। 26/11/2008 का बॉम्बे अटैक, समझ जाएंगे, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, किसी की भावना आहत हो जाएंगी। उसके बाद 6 दिसंबर 1992, 6 दिसंबर ही बाबरी मस्जिद तोड़ने के लिए क्यों चुना? क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की महापरिनिर्वाण दिवस होता है। बिल्कुल आपसे तारीख का ये संयोग है या प्रयोग है? एक मिनट और लूंगा। 28 मई को नई संसद का उद्घाटन और सिंघोल रख दिया। उन्होंने अपनी तरफ से इशारा कर दिया कि लोकतंत्र देश से खत्म हो चुका है, मैंने राजदंड रख दिया है। उधर पहलवान बहनों पर लाठियां पड़ रही थी, उधर सिंघोल रखा जा रहा था, नई संसद का उद्घाटन। और वो तारीख क्यों चुनी? वो तारीख 28 मई सावरकर की 140वीं जयंती थी मान्यवर। एक तारीख और सुनिए, 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा, राम मंदिर में प्राण डाल दिए, वो 22 जनवरी थी। वो 22 जनवरी का भी इतिहास है। हमने परमिशन मांगी थी कि हम जो है ना वहाँ जो है ना संविधान सभा लगाएंगे जंतर मंतर पे, हमारे को परमिशन नहीं दी। वो था दिन 22 जनवरी 1947 को, जब संविधान बनाने का काम कर रही थी, तो संविधान का प्रेमबल तैयार किया था, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये सारी तारीख पूरी की पूरी ये क्रोनोलॉजी है, संयोग है या प्रयोग है? आप इतने लर्नड लोग बैठे हैं, मैं तो कम पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन ये चारों तारीख नागपुर के हेडक्वार्टर से तय होती हैं। और ये सारी की सारी डेट या तो संविधान को टेक करेंगी या बाबा साहब को टेक करेंगी। यही दो विचारों की लड़ाई बने। और साथियों, हाँ, एक मिनट लास्ट, मैं अभी जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब है और मेरी बहन महामहिम मुर्मू जी, वो भी ट्राइबल है, मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देखिए, आप संविधान से बने हुए इतने बड़े पोस्ट के ऊपर, और आज हमारे देश में डिक्टेटरशिप चल रही है, तो अभी ये जो ईवीएम मशीन है, ईवीएम मशीन की वजह से इनको ऐसा एक घमेंड हो गया है कि हम ही लोग, और आना है इनकी 370 सीट चुन के लाना है, और जो भी आरएसएस के मेंबर भाग वो भी चुन के आना है। ये 500 को 40 सीट के ऊपर ऑक्यूपाई होना है। लेकिन मैं अभी भी सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर जो चंद्रचूड़ साहब है और मुर्मू जी है, अभी भी आपके ऊपर हमारा विश्वास है, और आप ही लोग इस ये जो डिक्टेटरशिप है इसको बचा सकते हो। अभी भी समय है। इसकी वजह से आप हम जो बात कर रहे हैं उसके ऊपर गौर से सोचे और एक बार फिर से हमारे देश में डेमोक्रेसी की स्थापना करें, और हम सब मिलकर भारत को सोने की चिड़िया बनाते हैं। वेरी गुड सारकर साहब, आपने बहुत कुछ अच्छा कहा। आप पूना से चल कर के आए, महाराष्ट्र चल कर के आए, और यहाँ अपना समय दे रहे हैं। किसके लिए दे रहे हैं? देश के लिए दे रहे हैं।
कॉन्स्टिट्यूशन के लिए दे रहे हैं, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए दे रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रणवट साहब आपने भी टाइम निकाला, सिंह साहब आपने भी टाइम निकाला। इसलिए आप सब लोग आज जो बहुजन पैगाम के एक छोटे से चैम्बर में आकर के आपने अपने व्यूज़ दिए हैं देश के लोगों तक पहुंचाने के लिए, और मैं समझता हूं कि इससे देश के लोग जो सुनेंगे उन्हें बहुत अच्छी जागृति मिलेगी और माननीय सुप्रीम कोर्ट तक ये आवाज़ पहुंचेगी, किसी हालत में पहुंचेगी। और माननीय जज साहब जो CJI साहब हैं, शायद हो सकता है कि उन पर भी कुछ असर पड़े, तो आगे जो लोकतंत्र खत्म होने वाला है उसमें कुछ ब्रेक लगेगी। इस आशा और विश्वास के साथ आप लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। क्योंकि ये देश बुद्ध का है और इस देश का गौरव पूरे विश्व में बुद्ध से चलता है। ये बुद्ध जो देश विश्व का सिरमौर माना जाता है, जो बुद्ध के धम्म से, बुद्ध की प्रेरणा से, बुद्ध के मानव कल्याणकारी धम्म से माना जाता है, लेकिन और किसी से। लेकिन मानव जी आपने अच्छा बताया बुद्ध का। मोदी जी कितने महान हैं, जब बाहर जाते हैं तो कहते हैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, और यहाँ बुद्ध के विचारों के साथ युद्ध छेड़े हुए हैं। चलो आपने ये भी बिल्कुल हिट किया, बहुत अच्छे मौके पर आपको याद आ गया। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन मोदी जी के बारे में तो भाई उनको तो उनके भक्त जो हैं उनको पता नहीं क्या क्या मानते हैं, उनके बारे में तो कुछ कहना ही इतने से डिक्शनरी में शब्द भी नहीं है जो उनके लिए यूज किए जाएँ, वो तो पूरा देश समझ रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की बात समाप्त करता हूँ। आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।